अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस का एक क्लियर रिव्यू आपको देने वाला हूँ। रीज़न क्या है, रिव्यू लेट बन रहा है। इस फ़ोन की ब्लैक मार्केट चल रही थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। 56,000 पे प्राइस है, कहीं पे 53 में मिल रहा है, कहीं पे 54 के आसपास मिल रहा है। बट इमेजिन करो जिन बंदों ने इसको 60,000 पे में बाई किया, 63 में बाई किया या 65,000 पे बाई किया, उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, लॉस हो गया ना उनको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई ब्लैक मार्केट में चीज़ बिक रही हो, सब्र किया करो, ना अपना कीमती पैसा इन माफिया के मुंह में दिया करो, बाइकआउट किया करो। खैर, अभी ये जिस प्राइस पे मिल रहा है, क्या इस प्राइस में ये फ़ोन वर्थ इट है, आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, वो ही बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखो, लुक्स में तो ये फ़ोन मुझे काफ़ी डिसेंट लगा, स्पेशली इसका जो वाइट कलर है। बाकी डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है उस पर। और बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक है। बैक साइड पे जो इसका साइड फ्रेम है ये भी प्लास्टिक का है। वेट ज़्यादा नहीं है फ़ोन का, 175 ग्राम के आसपास है, तो लाइट वेट भी फील होता है और फ़ोन पतला भी है। तो होल्ड करने पे इसकी इन एंड फील फॉर द प्राइस सेगमेंट मैं ओके रेट करूंगा। लेकिन अगर बैक इसकी ग्लास होती तो एक प्रीमियमनेस के अंदर ना और थोड़ा सा एडिशन होता है यहाँ पे। खैर, डिस्प्ले पे इन्होंने कर्व दिया हुआ है, और कर्व डिस्प्ले मतलब ढेर ही लगा दिया चाइनीज़ ब्रांड ने। और भाई फ़ोन कोई लॉन्च होता नहीं है कर्व डिस्प्ले के साथ, दुनिया भाग के पहुँच जाती है दुकानों पर, इवन ब्लैक माफिया के घरों में घुस जाती है। तो इस तरह ना किया करो भाई, ब्लैक मार्केट थोड़ा सा हाथ होला रखा करो। अब फ्रंट पे इन्होंने कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है इस पर, और पेपर प्रोटेक्टर कोई भी नहीं लगा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने डब्बे में एक टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है, कर्व शेप वाला। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि ये ग्लास मिल नहीं रहे होते मार्केट में। और उसके अलावा बैक पे जो इन्होंने केस दिया हुआ ना एक ट्रांसपेरेंट सा, वो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी का केस लगा। IP53 की रेटिंग भी रखी हुई है। थोड़ा डस्ट और वाटर जो है ना प्रोटेक्शन, छींटे वींटे उड़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये फ़ोन सर्वाइव करेगा। डायनेमिक आइलैंड वाले जो शशके हैं वो भी इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसको मैंने हर तरह से यूज़ करके देखा है, बेहतरीन काम करा था। इवन मैंने गीले हाथों से भी थोड़ा बहुत इसको यूज़ करके देखा है, परफेक्ट काम करा, वहाँ पे इसको कोई भी इशू नहीं है। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है इस फोन में, ये इन्होंने ना 10 सेकंड्स वाला रखा हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करा था शायद वो परमानेंट वाला है ना, तो ऑलवेज नाम किस चीज़ का है, तो बाद ये 10 सेकंड्स वाला इन्होंने रखा हुआ है इस पर। और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना, ये नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है, जो अगेन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्मल से थोड़ी बेटर वाली वाइब्रेशन होगी, बट ये नॉर्मल वाला ही है। डिस्प्ले इस फोन में एक बड़े वाला एमोलेड पैनल है, 6.78 इंचेस का, 120 हर्ट्ज पे चलता है, काफ़ी स्मूथ पैनल है। को भी एक तो टच मिसिंग का इशू नहीं है, दूसरा ये है कि ऑटो रिफ्रेश रेट पे रखते हो तो उसको स्विच भी अच्छे से कर लेता है। और थोड़े बहुत जिटर्स वगैरह तो आते हैं, बड़े बड़े जिटरे वाला कोई सीन नहीं है। इसका जो एज डिस्प्ले है ना, उसमें एक्सीडेंटल टचेस का भी इशू नहीं है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। बाकी सेटिंग में से आप उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। वीडियोस देखने के लिए एक अच्छा डिस्प्ले है। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो बैलेंस दिखाता है, कोई भी ओवर सैचुरेटेड या बूस्टेड कलर्स नहीं है। कंट्रास्ट भी ऑन पॉइंट है, शार्पनेस भी अच्छी है। डिस्प्ले में HDR या डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, जो इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ ही होती है, बहुत कम ही मिलती है कहीं पे। यूट्यूब की वीडियोस देखोगे 1440p पे मैक्सिमम चलती हैं, फ्रेम्स स्मूथ रहते हैं, अटकता नहीं है, कलर्स भी अच्छे दिखाता है। उसके अलावा वाइडवेन L1 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह भी आपको ये फुल HD में रन करेगा। उसके भी फ्रेम नहीं अटकते, जिस तरह मैंने इन्फिनिक्स 030 4G के अंदर आपको बताया था, उसके फ्रेम्स अटक रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आया मेरा। तो वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन मुझे अच्छी लगी है। और दूसरा, आउटडोर में अगर आप यूज़ करते हो इसको, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, तो विजिबिलिटी को लेके भी इश्यूज़ नहीं है। ऑटो रिफ्रेश रेट पे रखते हो तो उसकी जो कैलिब्रेशन है वो भी ठीक है, मतलब ब्राइटनेस को ठीक हैंडल कर लेता है। देखो, जो स्पीकर क्वालिटी है फ़ोन की, यहाँ पे आके मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अनोइंग लगी हैं। जो ओवरऑल स्पीकर का वॉल्यूम, लाउडनेस, उसकी क्वालिटी है, वो फॉर द प्राइस सेगमेंट मैं ठीक ही रेट करूँगा। 70% वॉइस नीचे से आती है, 30% ऊपर से आती है। ये स्टीरियो सेटअप है। बट अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो ना, तो बैक इसकी यहाँ पे ऊपर वाली साइड से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। मतलब नॉर्मल नहीं वाइब्रेट करती, बहुत ज़्यादा थ्रिल करती है। और ज़्यादा टाइम तक अगर आप कंटेंट सुन रहे हो तो उंगलियों पे ना सुन वाला जो इफेक्ट है वो आपको फील होगा, जो गुदगुदी है ना, वो वाला। और अगर आप नॉर्मली भी कोई म्यूजिक नहीं सुन रहे, नॉर्मली कोई वीडियो देख रहे हो ना, तो फील होता है कि आपको ना पूरा फ़ोन वॉइस के साथ वाइब्रेट हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी है। परफॉर्मेंस के लिए इस फ़ोन में यूज़ किया गया है हमारा जो कोमी चिपसेट है ना, Helio G99। मतलब हर ब्रांड ने भाई 30,000 रुपये से शुरू होता है ये चिपसेट, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए की रेंज तक हमें ब्रांड्स ने G99 पे रखा हुआ है। तो टाइटल तो देना बनता है ना चिपसेट को। अब बोरियत को ख़त्म करने के लिए कोई ब्रांड उसके साथ अल्ट्रा लगा रहा है, कोई अल्टीमेट लगा रहा है, कल को कोई शाइन 3 लगा देगा, कोई गोरी लगा देगा।
मतलब ये चीज़ है ना, रहना तो उसने G99 है जिसकी ना तो वो GPU फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है ना तो CPU फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। बाकी एक 4G हार्डवेयर है, जो 5G वाली फ्यूचर प्रूफिंग है वो तो थोड़ी मिसिंग ही रहेगी, बट अगेन मिली जब ये चीज़ रही है तो क्या कर सकते हैं। बट अगर टेक्नो अपने जो पोवा 5 Pro 5G में इन्होंने Dimensity 6080 वाला हार्डवेयर यूज़ किया हुआ, अगर इसकी जगह पे G99 की जगह वो यूज़ कर लेते तो आई थिंक और बेटर हो जाता। अब अगर 55,000 रुपये की प्राइस कैटेगरी में देखते हो तो ये कोई पावरफुल हार्डवेयर नहीं है, बट काइंड ऑफ यूजेबल हार्डवेयर आप इसको कह सकते हो। थोड़ा सा अंडर पावर्ड की कैटेगरी को टच कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके थोड़ा सा हैवी यूज़ भी है उसको भी ठीक हैंडल कर लेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जिस तरह स्नैपड्रैगन 685 वाले जो फ़ोन है ना, जैसे रेडमी नोट 13 है, वो इतनी प्राइस में 55-60 की कैटेगरी में वो फ़ोन आता है, वो बहुत ज़्यादा जिटर करता है। उस चिपसेट से G99 एटलीस्ट बेटर है। डे टू डे यूज़ के साथ कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो 40 FPS का काइंड ऑफ डिसेंट गेम प्ले ये फ़ोन निकाल के दे देगा। और जायरो भी हार्डवेयर वाला है, 40 FPS पे टच रिस्पॉन्स भी ठीक रहता है, फायर कनेक्टिविटी मतलब सही है। 40 FPS का गेम प्ले आपको अच्छा निकाल के दे देगा। और साथ में कॉम्बिनेशन में जो 8GB रैम है LPDDR4X वाली, वो मल्टीटास्किंग को ठीक मैनेज कर लेती है। और UFS स्टोरेज है 2.2 वाली 256GB की, जिसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये अपने माइंड में रखना, क्योंकि जो सिम ट्रे है वहाँ पे 2 सिम ही लगा सकते हो। लेकिन आई थिंक 256GB स्टोरेज वाला नंबर भी काफ़ी डिसेंट है। और इस फोन को यूज़ करते हुए जो एनिमेशन हैं, जो स्वाइपिंग जेस्चर्स है ना, वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया हुआ। जिस तरह इन्होंने पोवा 5 Pro 5G में एनिमेशन ऐड की थी, तो यहाँ पे वो भी चीज़ मिसिंग लगी है मुझे। बाकी इस पतली सी कमर वाले फ़ोन में ना इन्होंने जो 5000 mAh का बैटरी सेल रखा है, उसका बैकअप मुझे काफ़ी डिसेंट मिल रहा था। मेरे मॉडरेट से यूज़ के अंदर, जहाँ पे मैं थोड़ा डेटा कनेक्शन ज़्यादातर मेरा वाईफाई पे यूज़ रहा है, 8 घंटे से ऊपर का इसने मुझे स्क्रीन टाइम दिया, जो आई थिंक काफ़ी डिसेंट है। तो एक दिन आपका आराम से निकाल जाएगा ये फ़ोन। लाइट यूज़र तो 1.5 दिन तक भी जा सकता है इसका बैकअप। और जो इसकी चार्जिंग है ये 33 वाट की है। आई थिंक ये नंबर अगर इंप्रूव होता 45 वाट तक तो और ज़्यादा बेटर था, बट ये जो 33 वाट चार्जिंग है इस फोन को अराउंड 0 to 100 1 घंटा 20 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देती है। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे ये फ़ोन Android 14 पे आता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो अच्छी बात है। और इसके ऊपर टेक्नो की अपनी जो iOS स्किन है ना, वो रन करती है। फ़ोन को फर्स्ट सेटअप करोगे, कुछ आपको फर्स्ट पार्टी ब्लॉटवेयर, कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का जो थर्ड पार्टी ब्लॉटवेयर है वो आपको मिलेगा। और अगर आपने 55, 60, 70 की कैटेगरी में सैमसंग, वन प्लस, पिक्सल और रियलमी, ओप्पो, वीवो टाइप की जो यूआईज हैं, अगर आपने उनको एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप उन फोन्स के यूज़र हो, तो फिर इस यूआई पे टेक्नो की एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना। ऑल्दो टेक्नो ने विद टाइम इसको थोड़ा इंप्रूव ज़रूर कर दिया, फीचर रिच यूआई है, फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं इसमें, लेकिन वो जो यूआई का एक्सपीरियंस है ना, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते ज़्यादातर यूआईज के जो यूज़र है ना इसके ऊपर। लेकिन अगर आपने टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन पास्ट में यूज़ किए हुए हैं तो फिर आप इनके यूआई के साथ ईजिली एडजस्ट कर लोगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। दूसरा ये है कि इशू कोई नहीं है, कोई भी एड्स का इशू नहीं है, मुझे यूज़ करते हुए कोई बग्स नोटिस नहीं हुए, बट ये एक्सपीरियंस को लेकर मैं चीज़ आपको यहाँ पे ऐड कर रहा था। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, उसके बारे में कुछ भी क्लियर मेंशन नहीं है कि कितनी मेजर एंड्रॉइड की अपडेट आनी है या कोई भी है। तो पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड जो भी फ़ोन लॉन्च करा, सिर्फ टेक्नो नहीं, कोई भी ब्रांड ये अपनी पॉलिसी नहीं देता कि भाई कितनी अपडेट्स आनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ब्रांड्स को ये मेंशन करना चाहिए कि कितनी मेजर एंड्रॉइड की अपडेट आनी है, कितनी सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट आनी है, कितने साल, ताकि एक डिवाइस की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का आइडिया हो। अब इस फ़ोन को जब मैंने सेटअप किया ना, तो एक वो सिक्योरिटी पैच की आई थिंक अपडेट इस फ़ोन को आई हुई थी, और होपफुली एक मेजर एंड्रॉइड की अपडेट तो एटलीस्ट देगा ही देगा टेक्नो। बाकी इसके अलावा अभी कोई भी कंफर्मेशन मुझे नहीं है। कनेक्टिविटी वाली साइड पे अगर डिस्कस करते हैं तो नेटवर्क सेक्शन ओवरऑल इस फ़ोन का मुझे काफ़ी बेटर लगा, बट एक दफ़ा बीच में यूज़ करते हुए ना मैंने डांसिंग सिग्नल नोटिस किए थे। वो अचानक से मतलब सिग्नल्स ने डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा के बाद मैंने नोटिस नहीं किए। तो ओवरऑल नेटवर्क सेक्शन ओके है फ़ोन का, और जो कॉल क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर है। सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक भी ऊपर दिया हुआ है, और इसका जो कॉल सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उसकी भी वर्किंग एकदम फाइन है। जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मिल जाती है, टेक्नो का अपना डायलर है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको ये चीज़ रिक्वायर होती है। उसके अलावा 4G प्लस का एक स्टेबल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस फोन में। जो डेटा कनेक्शन स्पीड्स हैं वो काफ़ी बेटर आती हैं, और VoLTE जो है वॉइस ओवर LTE, उसका भी सपोर्ट इस फोन पे अवेलेबल है। जो वाईफाई कॉलिंग है उसका यहाँ पे सपोर्ट तो अवेलेबल दिखाता ही है, लेकिन जैसे ही आप वाईफाई पे स्विच करते हो तो वो वाईफाई का जो ऑप्शन ऊपर आता है ना, वो नहीं आता, वो VoLTE के ऊपर ही रहता है जो डेटा कनेक्शन पे चल रहा होता है ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस की है। उसके अलावा NFC का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाता है, OTG का सपोर्ट वो भी इस फोन के ऊपर अवेलेबल है। देखो कैमरास की तरफ आता हूँ। बैक पे एक बड़ा सा गोला नजर आ रहा है, इसमें 2-3 कैमरेज हैं, काम का एक ही है, 108 मेगापिक्सल। उसके अलावा 2 मेगापिक्सल मैक्रो है, और एक रेलू कट्टा का अंग्रेजी नाम दे दिया इन्होंने, 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर। पर इस सेटअप के अंदर मुझे अल्ट्रा वाइड सेंसर की या टेलीफोटो सेंसर की कमी ज़रूर फील हुई है।
अब डे टाइम पे मैंने फोटोज़ कैप्चर करके देखी हैं, काइंड ऑफ डिसेंट फोटो, आई प्लीजिंग फोटोज़ ये डे टाइम के ऊपर निकाल देता है आपको। इसका जो ऑटो HDR है वो लाइट को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, मतलब अगर आप अगेंस्ट द लाइट जा रहे हो एक्सपोजर बैलेंस है ना वो ठीक रहता है। बूस्टेड कलर थोड़े से कर देता है, मतलब सैचुरेट कर देता है फोटोज़ को। स्किन टोन्स सही मैनेज कर लेता है, और जो पोर्ट्रेट्स हैं इसके 1x भी क्लिक करता है, 2x भी क्लिक करता है। 2x पे ओवरशार्प कर देता है, डिटेल थोड़ी सी कमी मुझे लगी है। 1x पे काइंड ऑफ डिसेंट है, जो ब्लर की इंटेंसिटी है वो भी आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो। लो लाइट में जो बैक कैमरा इसका वो काइंड ऑफ रीजनेबल डिटेल लेता है, बट डिटेल्स में ना थोड़ा जूम करके देखोगे थोड़ी सॉफ्ट फोटो लगती है। और जो नाइट मोड है अगेन अग्रेसिव है, काफ़ी ओवर ब्राइट करता है फोटो को, डिटेल को रिस्टोर करने के चक्कर में ओवर शार्प करके बेड़ा गर्क कर देता है। तो नाइट फोटोग्राफी इसकी अच्छी नहीं है। तो ये है कि कैमन 20 प्रो जो टेक्नो का फ़ोन था ना 5560 की कैटेगरी में, उसके जो कैमरा थे उसमें मुझे ज़्यादा बेटर डिटेल मिली थी। ये स्पार्क सीरीज का फ़ोन है जो कैमन सीरीज से नीचे होती है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। बाकी जो इसकी वीडियोग्राफी है वो 2K तक तो सपोर्ट करता है, 1080p 60 fps भी है, और डिटेल्स ठीक है, बट वही थोड़े से बूस्टेड कलर हैं, दुनिया हिल रही होती है। अगर आप उसको स्टेबल मोड को ऑन करते हो 1080p 30 fps पे चला जाता है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कुछ मतलब आ जाती है। तो यूजेबल वीडियोग्राफी है, लेकिन मज़े वाली वीडियोग्राफी नहीं है, जो एक व्लॉगिंग वाली वीडियोग्राफी ना वो नहीं है। और जो फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में जो इनका कैमन 20 प्रो फोन था ना, कैमन सीरीज के जो कैमरा है वो थोड़े से सुपीरियर रहते हैं स्पार्क सीरीज से। अब यहाँ पे वही चीज़ की मुझे कमी फील हुई है। डे टाइम के ऊपर तो ऑल्दो रीजनेबल फोटोज़ निकाल देता है, इसमें आपको वाइड सेल्फी थोड़ी क्लोज सेल्फी वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। और डे टाइम में तो डिटेल्स ठीक है, बट लो लाइट में आते ही डिटेल्स को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। और वही अगर आप नाइट मोड यूज़ करते हो तो काफ़ी अग्रेसिव है, ओवर ब्राइट या डिटेल को रिस्टोर करने के चक्कर में ओवर शार्प भी बहुत ज़्यादा करता है। और आउटडोर में नाइट जो इसकी फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब फ्रंट जो कैमरा है ना वो सिर्फ अच्छी लाइटिंग या डे टाइम के ऊपर आपको रीजनेबल रिजल्ट्स देगा। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि ये जो स्पार्क 20 प्रो प्लस है ये कोई प्रॉपर कैमरा फोन नहीं है, बट हाँ कैमरा इतने कैपेबल ज़रूर है कि अच्छी डे लाइटिंग में आपको रीजनेबल जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। लो लाइट में नाइट टाइम पे या वीडियोग्राफी में आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है इस फोन से। अब देखो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के बारे में, 56,000 पे प्राइस है। ये फ़ोन डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रिकमेंडेड फ़ोन है आपके लिए। और अगर ये फ़ोन आपको ब्लैक मार्केट में स्टिल कहीं पे मिलता है तो मत जाना इस फ़ोन की तरफ, ब्लैक मार्केट का आपको बाइकआउट ही करना है। तो 52-53,000 पे डिस्काउंटेड प्राइस अब नॉर्मल हो चुकी है इस फ़ोन की वैसे हर जगह पे। तो इतनी प्राइस कैटेगरी में स्टाइलिश फ़ोन है, मल्टीमीडिया के लिए ठीक है, बट अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इस फ़ोन के मैंने वीक पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो वो जो पॉइंट्स है कोई ऐसे मेजर नहीं है, कोई ऐसा मेजर कौन नहीं है जो मैं कहूँ कि यार ये फ़ोन नॉट रिकमेंडेड है। हाँ कैमन 20 प्रो अगर आप कोई यूज़ कर रहा है टेक्नो का यूज़र वो इस फ़ोन पे आना चाहता है तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कैमन सीरीज़ इनकी सुपीरियर सीरीज़ है कंपैरेटिवली स्पार्क सीरीज़ से। 52-53 की कैटेगरी में आपको फ़ोन देखना है, कोई डब्बा पैक में लेना है तो टेक्नो का ये जो स्पार्क 20 प्रो प्लस है आप ले सकते हो। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।